सो 10.5 सेशन हमने स्टार्ट किया था और ऑलमोस्ट सेशन कंप्लीट किया था एक्सेप्ट टू डेरिवेशंस, टू लास्ट डेरिवेशंस, कैपिलरिटी एंड एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप। आज हम वो करेंगे, पर उससे पहले मुझे लास्ट क्लास में आपको जो पढ़ाया था वो आपको आता है नहीं आता है? वीडियोस ऑन कीजिए। जस्ट वेट। स्क्रीन दिख रही है क्लियर? If yes, then please give me thumbs up. शानी ने ऑलरेडी दे दिया। ईशानी, मोक्ष, आदित्य, नमन, लर्च, देव, विश्वा, आपकी वीडियोस ऑफ आ रही। दीप, शनोफी, हिया, अली तो सब रेगुलर क्लासेस में आता है? अली को जवाब देना पड़ेगा, मैसेज के थ्रू कर दो अगर प्रॉब्लम आ रहा है कुछ तो। सर आपकी आवाज हाई लो हो रही है। ऑलराइट स्वाति मैम, कोई अब एंट्री ले तो आप एंट्री दे दीजिएगा। चलिए, सो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था सरफेस टेंशन से। कौन बताएगा सरफेस टेंशन क्या? कुछ तो याद होगा, लिखवाया भी होता, मैंने बताया भी था नोट्स पे। What is surface tension? Yes, मोक्ष। सर आपकी वॉइस थोड़ी मतलब कम ज्यादा श्रिल हो रही है ज्यादा। हाँ सर। सबको हो रहा है ऐसे? हाँ सर। यस सर। बीच में आप बोल रहे हो एकदम ऊंची आवाज में, फिर अचानक से चुप हो जाते हो। ऑलराइट, तो ऐसा करो, पुराना रिवाइज करके रखो, 5 मिनट का टाइम दो मुझे। चलिए, सबने थोड़ा रिवाइज कर लिया होगा पुराना वाला पार्ट, जहां पे सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा। ये 2 टॉपिक्स पढ़े थे, और उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, एक डेरिवेशन डिराइव किया था। एंड लास्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट, कॉन्केव मेनिस्कस, कॉन्वेक्स मेनिस्कस की मैंने बात की थी। एडहेसिव फोर्सेस, कोएर्सिव फोर्सेस। 31 दिसंबर पिछले साल के आखिरी दिन में हमने ये चीज की थी। अब न्यू ईयर में हम ये स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबको याद है वो वाला पार्ट? सरफेस टेंशन बेसिकली क्या था? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच free surface behaves like an elastic stretched membrane and always try to minimize its surface area. क्यों एक लिक्विड की फ्री सरफेस अपने एरिया को हमेशा मिनिमाइज करना चाहती है? बिकॉज लिक्विड के फ्री सरफेस के मॉलिक्यूल्स के पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, जो कि अंदर वाले मॉलिक्यूल्स के पास नहीं थी, और उसी एक्स्ट्रा एनर्जी की वजह से वो अपने आप को अनस्टेबल फील करते हैं और अपने सरफेस एरिया को कम से कम रखना चाहते हैं ताकि वो स्टेबल हो सके। फिर हमने सरफेस एनर्जी के बाद एक रिलेशनशिप देखा था, जहां पर हमने एक डेरिवेशन किया था ऐसा, जिसमें 3 साइड जो थी वो मूव नहीं कर सकती थी, पर ये 4th साइड मूवेबल थी। तो इसको जब हम सोप सॉल्यूशन के अंदर डिप करके बाहर निकालते थे तो एक फिल्म बन जाती थी, और वहां पर हम कुछ वर्क करके उसको बाहर की तरफ खींच कर लेके आते थे। तो वो वर्क डन का फॉर्मूला मैंने बताया था कि मैं यूज करूंगा, तो बॉक्स बना के रखना। तो वर्क डन का फॉर्मूला आया था सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन सरफेस एरिया। याद आया ऐसा कुछ?
तो S into delta A is equal to W. Now this work done would be stored in the form of surface energy. ऐसा ही मैंने बताया था अगली स्टेप में. बट आज जब मैं आपसे पूछूं what is the formula of work done due to surface tension, तो आपको ये वाला फॉर्मूला मुझे याद दिलाना रहेगा. मैंने आपको स्टार्टिंग में ही याद करा दिया. इसलिए फिर हमने पढ़ा था adhesive and coercive forces. अब मेरी आवाज तो आ ही रही होगी, तो अब आप बता सकते हो कि adhesive coercive forces क्या क्या थी. मैं पूछूंगा विश्व से. विश्व, यस विश्व, आपको मैंने लास्ट क्लास में जहां तक मुझे याद है मैंने लिखवाया भी था adhesive and coercive forces. विश्व, Yes. am I audible to you? Yes, sir. यस विश्व, क्या तो बता सकते हो adhesive forces क्या होती थी? नहीं सर, मैं लास्ट क्लास में एग्जाम्स थी तो मैंने अटेंड नहीं की लास्ट टू. ओके, तो तूने किसी से कांटेक्ट किया था विश्व की सर मैंने अटेंड नहीं किया है तो मैं कैसे उस वाले पार्ट का मतलब रिवाइज करूं या कैसे? नहीं सर, मैंने केमिस्ट्री का किया, अभी मैं फिजिक्स और मैथ्स का करने वाला. ठीक है, तो मतलब ऐसा कोई किसी के साथ प्रॉब्लम हो तो आप कांटेक्ट करो टीचर को, वो आपको बताएगा कि ये देख के आना नेक्स्ट क्लास से पहले, सो दैट नेक्स्ट क्लास में आप थोड़ा कनेक्शन फील करो. अदरवाइज आप आ तो जाओगे, मेरा कुछ नहीं जाएगा, आपका टाइम वेस्ट होता है, विच इज टोटली रॉन्ग, नहीं होना चाहिए. ठीक है, ऑलराइट. सो ठीक है, नमन, नमन बताएगा क्या मुझे एडहेसिव फोर्सेस क्या होती थी? ओके दर्श, यार ये तो सही है. दिया, Yes, sir. यस दिया, दिया आपने लास्ट क्लास अटेंड किया था, मैं पहले पूछ लेता हूँ. Yes, sir. तो व्हाट आर एडहेसिव फोर्सेस? It is a force of attraction between molecules of two different substances. Two different substances. Good. And मिस कौन गया, कहाँ गया? आनंदिता, आनंदिता, कोर्सिव फोर्सेस क्या होती थी? It is the force of attraction of the molecule in the same substance. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस. मतलब मैं तो ऐसे ही याद रखता था, मुझे कंफ्यूजन होता था. वाटर वाटर मॉलिक्यूल कोएर्सिव फोर्स, वाटर ग्लास मॉलिक्यूल एडहेसिव फोर्स, ऐसे याद रख लेता था मैं. तो आप भी ऐसे याद रख सकते हो. सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल हो, वाटर वाटर मॉलिक्यूल हो, फोर्स का नाम हो जाएगा कोएर्सिव. और एडहेसिव फोर्सेस दो डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगती है. बेस्ड ऑन दीज फोर्सेस हमने मेनिस्कस के बारे में पढ़ा था कि जब ऐसी पतली सी ट्यूब को आप पानी में उसके अंदर अगर फिल कर दो, वाटर फिल कर दो, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि या तो मेनिस्कस आपको किसी पर्टिकुलर लिक्विड के लिए ऐसा दिखा करेगा, और फॉर एनी पर्टिकुलर लिक्विड वो मेनिस्कस आपको ऐसा दिखने लग जाता है. इस मेनिस्कस को मैंने नाम दिया था कॉनकेव मेनिस्कस, और इस वाले को नाम दिया था हमने कॉन्वेक्स मेनिस्कस. ठीक है, ऑलराइट नमन, कोई प्रॉब्लम नहीं. आज तो मैं खुद नेटवर्क का शिकार हूं, तो तुझे क्या बोलूं. ऑलराइट, सो इतना पार्ट हमने किया था, और एक और चीज जाते जाते मैं बता के गया था. क्या था वो, चलो बताओ तो सही. जाते जाते मैंने पूछा भी था आप लोगों से और लिखवा कर भी गया था. लास्ट डेफिनेशन भी कुछ थी तो सही. यस प्रीत, वेरी गुड. ब्रज, आपने आज ज्वाइन तो किया है, बट आप MWF में आएंगे तो आपको TTE में आने की जरूरत नहीं है. वस्त्रापुर वाले ग्रुप पे लिंक दोनों का आएगा. मैं वही करवाता हूँ मंडे को जो ट्यूसडे होता है, मतलब सेम ही चलता है. तो अगर आपने कल का लेक्चर अटेंड किया हुआ है तो आपको ये वाला पार्ट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा. ऑलराइट भाई, बहुत सारे स्टूडेंट को याद है, सबने मुझे लिख के भेज दिया सर एंगल ऑफ कांटेक्ट.
ये लास्ट डेफिनेशन हमने पढ़ा था 2000 एंड 2020 का, एंगल ऑफ कांटेक्ट, सॉरी यार 2020 ज्यादा हो गया था, 2020 स्लिप ऑफ टर्म। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट के लिए मैंने आपको डेफिनेशन भी लिखवाया था कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर लिक्विड और ग्लास मिल जाते हैं उसको, इसका ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अगर वहां से आप एक टेंजेंट को ड्रॉ करो और उस टेंजेंट का एंगल इस ग्लास की उस सरफेस के साथ देखो जो लिक्विड के अंदर प्रेजेंट है, तो इस एंगल को हमने नाम दिया था एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब वो इधर बनाओ या इधर बनाओ, ऐसा बुरा मत मानना सर लेफ्ट साइड में क्यों राइट साइड में क्यों नहीं, एक जैसा बन सकता है कहीं भी। यहां पर भी ये टेंजेंट होता था, तो हमेशा वो एंगल देखना है टेंजेंट का जो ये ग्लास की उस सरफेस के साथ बना हो जो लिक्विड के अंदर प्रेजेंट है। ये लास्ट डेफिनेशन हमने पढ़ा था। सो आई होप जिसने ईमानदारी से नेक्स्ट प्रीवियस क्लास मतलब लास्ट वाला क्लास अटेंड किया था उसको ये सब चीजें याद होगी। अब मैं आपको लेके जा रहा हूं इस चैप्टर के लास्ट डेरिवेशन पे। पहले मैं लास्ट वाला डेरिवेशन करवाऊंगा कैपिलरिटी और फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो जो पेज पर मैं हूं वो मैं पेज आपको बता देता हूं तो आप घूम ना जाओ। पॉइंट नंबर 10 में डिस्कस करवा रहा हूं आपके नोट्स का, और वो डेरिवेशन में लिखवाऊंगा तो आपको लिखना है, क्योंकि वो डेरिवेशन नोट्स से पढ़ने जाओगे तो खो जाओगे। तो ये मैं पहले से ही बता रहा हूं कि, और नोट्स में ही जगह ढूंढो लिखने की, कई बार आगे पीछे कहीं भी, पर वो नोट्स में होना चाहिए, कॉपी पेन कॉपी में नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये कैपिलरिटी फिनोमिना जो है, इस कैपिलरिटी फिनोमिना को समझने से पहले आपको कैपिलरी ट्यूब्स के बारे में पता होना चाहिए कि वो क्या होती है। हमको ये फिनोमिना समझना है। अब इस फिनोमिना को समझने के लिए पहले कैपिलरी ट्यूब्स की बात करते हैं। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट ऑलरेडी जानते हैं कैपिलरी क्या होता है, जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता देता हूं। इट इज अ ट्यूब ऑफ वेरी फाइन बोर, और कुछ नहीं है। कैपिलरी क्या, इट इज अ ट्यूब ऑफ वेरी फाइन बोर इज कॉल्ड कैपिलरी ट्यूब। अ ट्यूब ऑफ वेरी फाइन बोर, बड़ी पतली ट्यूब, बहुत ज्यादा पतली ट्यूब हो तो उसे हम कैपिलरी बोलते हैं। बेसिकली ये जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड कैपिला से निकला है, जिसका मीनिंग होता है हेयर। आपके जो हेयर का डायमीटर है, इतनी छोटी छोटी ट्यूब्स होती है कैपिलरी ट्यूब्स। प्रैक्टिकली थोड़ी बड़ी भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है बहुत छोटी, बट वो होती कैपिलरी ट्यूब। जैसे रूट्स, जो ट्री की रूट्स होती है वो भी कैपिलरीज होती है। जैसे आप जो कपड़ा यूज करते हो, जो क्लोथ, कभी कभी कई बार पानी गिर जाता है तो वो, अब आप क्लोथ लगाते हो तो वो क्लोथ बहुत सारे थ्रेड से मिलके बनता है। अब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखोगे तो कैसे वो थ्रेड का अरेंजमेंट ऐसा हुआ होता है। तो वो जो थ्रेड यूज हो रहा है क्लोथ्स में, वो आपका कैपिलरी की तरह ही बिहेव करता है। सो बेसिकली यहां पर अगर मैं आपको पूछूं कैपिलरी ट्यूब्स कैसी होती है, तो जिनका डायामीटर बहुत ज्यादा कम हो, बहुत ज्यादा कम, ऐसी ट्यूब्स को हम बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब्स। यश समझ आया? स्मॉल डायामीटर वाली जो तूने क्वेश्चन मुझसे पूछा है, और ट्यूब ऑफ वेरी फाइन बोर, फाइन बोर का मतलब स्मॉल डायामीटर वाली ट्यूब्स, उनको हम बोलेंगे कैपिलरी ट्यूब्स। इमेजिन हो गया, बहुत पतली पतली ट्यूब्स है। नॉर्मल लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में यही समझने का, बहुत बहुत स्मॉल डायमीटर पतली सी ट्यूब्स। अब होता क्या है, ऐसी पतली ट्यूब्स को जब आप एक कंटेनर में डालते हो, सपोज करो ऐसी पतली पतली सी ट्यूब्स है जिसको आपने कंटेनर में डाला, तो आप एक फिनोमिना ऑब्जर्व करोगे। क्या फिनोमिना?
कि या तो इन ट्यूब्स के अंदर लिक्विड का लेवल राइज होने लगेगा, मतलब आपको सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अंदर से फ्लूइड आया और इतना ऊपर चला गया h हाइट ऊपर, या तो ये ऊपर जाने लगता है या ये नीचे आने लगेगा। दूसरे केस में हो सकता है कि कोई दूसरे लिक्विड के लिए ये लिक्विड यहां तक ही आए ऊपर। तो इसी राइज एंड फॉल ऑफ लिक्विड को हम बोलते हैं कैपिलरिटी, इस फिनोमिना को बोलते हैं कैपिलरिटी। अब ये क्यों हुआ वो मैं बताऊंगा आपको, उसका पीछे का मैथ्स क्या है, बट आपको ये पता तो होना चाहिए ना कि कैपिलरिटी है क्या। लिखिए कैपिलरिटी, इट इज द फिनोमिना, लिखिए द फिनोमिना ऑफ rise or fall, the phenomenon of rise or fall of a liquid, the phenomenon of rise or fall of a liquid in a capillary tube, the phenomenon of rise or fall of a liquid in a capillary tube in comparison to the surrounding, is called capillarity, जिनको नेट का इश्यू नहीं चल रहा है वो तो वीडियो ऑन करो हो हमेशा, जो नहीं करते हैं उनसे तो मैं वैसे ही बोल बोल के थक चुका हूं, बट जो करते हो शक्लें तो आप दिखा ही सकते हो, तो मुझे क्या थोड़ा मजा आता है जब शक्लें दिखती है पढ़ाने में। Thank you so much. So, what is capillarity? The phenomena of rise or fall of a liquid in a capillary tube in comparison to the surrounding is called capillarity. कि जब आप ऐसी पतली पतली डायमीटर वाली ट्यूब्स को पानी के अंदर डालते हो तो या तो पानी का लेवल इनमें राइज करने लगेगा या फॉल हो जाएगा। किसके कंपैरिजन में? सराउंडिंग के कंपैरिजन में, बाहर वाले लिक्विड के कंपैरिजन में। इस फिनोमिना को ही बोलते हैं कैपिलरिटी। अब ये ऐसा होता क्यों होगा वो हमें समझना है थ्रू डायग्राम, और वहीं से वो डेरिवेशन, हमको जो डेरिवेशन है सिलेबस में वो क्या है, राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब, मतलब ये लिक्विड कितना राइज होगा, ये आपको H का फॉर्मूला डिराइव करना है, कोई तो फॉर्मूला होता होगा। अब एक कॉमन सेंस की बात है, ये मुझे आपसे आंसर चाहिए। अगर लिक्विड का लेवल राइज हो रहा है, हमको तो राइज वाला केस ही पढ़ना है, अगर राइज हो रहा है तो देयर मस्ट बी सम फोर्स जो उसको ऊपर की तरफ लेके जा रही होगी। वो फोर्स कौन सी होगी उस पर मैं बात करूंगा, बट क्वेश्चन यहां पर ये आता है, क्या ये जिंदगी भर ऊपर जाता रहेगा? जा रहा है स्पेस में पहुंच गया, ऐसा तो नहीं टेस्ला साथ में चलते चलते कार पहुंच गई है स्पेस में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो कोई तो होगा ना, कि कोई तो ऐसी फोर्स होगी जो इसको एक लिमिट से ऊपर नहीं जाने देगी, इसको पकड़ लेगी। देखो अगर ये ऊपर जाते 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 रुक गया, दैट मींस इस पे लगने वाला नेट फोर्स 0 हो गया होगा, तभी अब नहीं जा रहा है। ये तो कॉमन सेंस है ना, कि अगर कोई चीज पहले ऊपर जा रही थी तो मतलब उस पर कोई फोर्स लग रहा था और जाना बंद हो गई, दैट मींस उस पे लगने वाला नेट फोर्स 0 हो गया। तो किसी ने तो ये ऊपर लगने वाले फोर्स को कैंसिल आउट किया होगा ना नीचे लगकर। अब ये कौन सी फोर्स होगी वो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन सी फोर्स नीचे उस लिक्विड पे लग रही होगी? बहुत बेसिक आंसर है, चैप्टर मॉर्निंग में मेरे साथ क्लास अटेंड कर रहे हो तो आंसर देना चाहिए। बोलो चौधरी जी। सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये ले, इसने तो बम फोड़ दिया। अरे एटमॉस्फेरिक प्रेशर नीचे कैसे लगेगा? यहाँ पे मैं इस लिक्विड की बात कर रहा हूँ तो सरफेस पे लगता है, मैं तो बोल रहा हूँ यहाँ पे तो ऊपर एक, ग्रेविटी रखो ना, उसको ग्रेविटी रखो। हाँ ये रख लेता हूँ मैं, बस ये रख लेता हूँ, यही चाहिए था मेरे को। तो वही ग्रेविटी सिंपल सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए। कोई भी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में सबसे इकलौता फोर्स जो लगेगा ही लगेगा सब जगह, वो होता है ग्रेविटी। और जो मॉर्निंग में जो नहीं अटेंड कर रहे हो वो अपने अपने एक राइट साइड पे ऐसे हाथ लो, लेफ्ट वाले गाल पे या राइट वाले गाल पे लाफा मारो। मॉर्निंग क्लास अटेंड करनी, चैप्टर 8 की आपको, आपके लिए 3 बार हम पढ़ा रहे, बट
कोई एक स्लॉट में तो आओ। 70 के अराउंड स्टूडेंट ही अटेंड कर रहे हैं तीनों स्लॉट्स के मिला के, जितना मैंने कैलकुलेशन लगाया है। बाकी स्टूडेंट्स जो नहीं कर रहा है फंस जाओगे एग्जाम में। चैप्टर 8 हम 3 बार पढ़ा रहे एक चीज को, आपको सिर्फ 3 में से एक स्लॉट में आना है, या मंडे जो मैंने कल लिया, या मैं कल जो लूंगा वेडनेसडे चैप्टर 8 के लिए, या संडे लूंगा, सैटरडे नहीं संडे। एक में तो आ सकते हो ना 1.5-2 घंटा, इतना तो टाइम निकाल के आओ। ऑलराइट, सो अब आपको पता लग चुका है कि कैपिलरिटी क्या है, ये फिनोमिना में आप ऑब्जर्व क्या कर रहे हो। अब इसके पीछे का मैथ समझते हैं हम थोड़ा सा। डायग्राम में बड़ा बनाता हूं सो दैट आप भी उसको कोरिलेट कर पाओ, और एंगल ऑफ कांटेक्ट को थोड़ा याद रखिएगा। तो सपोज करो यहां पर एक कंटेनर है जिसके अंदर अभी हम लिक्विड एज अ वाटर ही कंसिडर कर लेते हैं, और उस कंटेनर के अंदर मैंने मेरी ट्यूब को डाल दिया। अब ये ट्यूब इतनी मोटी नहीं होगी, बट मैं उसको मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूं बिकॉज डायग्राम ही नहीं बनेगा अदरवाइज मेरा तो। ठीक है, ये जो ट्यूब है उसका रेडियस मैं कंसिडर कर रहा हूं, अगर मैं नोट्स की तरह करूंगा तो मैं स्मॉल ए कंसिडर कर रहा हूं, तो कंफ्यूजन ना हो। तो मैं पहले से आपको डिफाइन कर रहा हूं कि ये जो सिलेंड्रिकल ट्यूब है, ट्यूब तो सभी ने देखा है शेप वाइज, ये मेरा पेन लाइक स्ट्रक्चर होता है सिलेंड्रिकल। सामने से दिखा रहा हूं तो सिर्फ आपको 2 लाइंस दिखेगी, टॉप से दिखाऊंगा तो ऐसा दिखता है। तो यहां पर ट्यूब का जो रेडियस है, ये क्रॉस सेक्शन का जो रेडियस है वो कितना है, ए। कोई डाउट किसी को? ऑलराइट, यहां तक तो लिक्विड हमने फिल कर दिया था इसके अंदर। अब ड्यू टू दिस कैपिलरी एक्शन, जो लेवल ऑफ लिक्विड है इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब टेंड्स टू राइज, ऊपर की तरफ जाने लगेगा। तो जाते जाते किसी हाइट तक तो जाएगा, लेट्स से यहां तक चला गया होगा, और ये मैंने मेनिस्कस बना दी। इस टाइप की मेनिस्कस आपको हमेशा पतली ट्यूब्स में ही दिखा करेगी, क्योंकि वहां इसका इफेक्ट ज्यादा दिखता है। बड़ी बड़ी कंटेनर में लोगे तो ग्रेविटी फ्लैट ही बना देती है सरफेस को पूरा। अब देखो मैं पेंसिल से बना रहा हूं, क्या इस वाले पार्ट को हमने एंगल ऑफ कांटेक्ट बोला था? ठीक है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन एक ऐसा फोर्स था, हमने सरफेस टेंशन का फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, अगर मैं टॉप व्यू दिखाता कंटेनर का तो एक इमेजिनरी लाइन कंसिडर करो, वो उसके ऊपर कम से कम अगर 3 मॉलिक्यूल है तो तीनों मॉलिक्यूल लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में कुछ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दैट फोर्स पर यूनिट लेंथ, इस जो इमेजिनरी लाइन मैंने कंसिडर की उसकी कुछ लेंथ होगी, वही होता था सरफेस टेंशन। ऐसा होता था फॉर्मूला, मैंने ऐसा यूनिट भी बताया था, डायमेंशन भी डिस्कस कर लिए थे। इस सरफेस टेंशन का डायरेक्शन क्या होता होगा वो बताओ। ये फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन का डायरेक्शन क्या होता होगा? मैंने आपको ऑलरेडी इमेजिन करने के लिए डायग्राम दे दिया है। आप सपोज कर लो ये जो व्हाइट पेज है मेरा, ये सरफेस है और इधर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अब अगर यहाँ पे मैं 2-3 मॉलिक्यूल कंसिडर करूं तो ये मॉलिक्यूल इधर से भी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इधर से भी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इधर भी कर रहा है, इधर भी कर रहा है। तो ये फोर्स विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड सरफेस कैसी लग रही है? लिक्विड सरफेस के रिस्पेक्ट में देखना, सरफेस उस पर लग रही है फोर्स। वेरी गुड वेदांत, वेरी गुड, सही आंसर है तेरा। विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड सरफेस, ये लिक्विड व्हाइट वाला पेज इज लिक्विड सरफेस और फोर्स ऐसी लग रही है। तो विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड सरफेस आप ये फोर्स को कैसा बोलोगे? पैरेलल टू दी सरफेस, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस और एट एन एंगल टू दी सरफेस। 3 में ऑप्शन दे दिए मैंने। ये मेरी वो लाइन थी जिस पर मॉलिक्यूल्स थे, ये पूरा लिक्विड है। यहां पर ये फोर्स लग रही है, इधर से भी फोर्स लग रही है, इधर से भी फोर्स लग रही है, इधर भी से भी फोर्स लग रही है, इधर भी फोर्स लग रही है। तो ये सब फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये फोर्सेस विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड सरफेस कैसी है?
पैरेलल नहीं दिख रही है, पैरेलल पैरेलल, सरफेस के ऊपर पेन रखा हुआ, परपेंडिकुलर तो ऐसा होता ना, अगर लिक्विड सरफेस पे परपेंडिकुलर बनाना होता तो बेसिकली आपसे अगर कोई पूछे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सरफेस टेंशन, तो पैरेलल टू द सरफेस, या वर्ड कभी कभी यूज होगा टेंजेंशियल टू द सरफेस। ये तो बेसिकली कोई भी स्ट्रेट चीज के ऊपर, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर टेंजेंट कैसा होता है, पैरेलल हो जाता है ना। तो यहां पर ये जो फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, पैरेलल टू दी सरफेस, लिक्विड सरफेस, टेंजेंशियल टू दी लिक्विड सरफेस। लिख के रखो नोट्स में कहीं पर, फिर भूल जाओगे। सरफेस टेंशन वाले हेडिंग के होगा डायरेक्शन, कि भाई द डायरेक्शन ऑफ सरफेस टेंशन इज टेंजेंशियल टू दी सरफेस, हमेशा टेंजेंशियल होगा उस सरफेस से। चले क्या आगे। अब देखो, अगर सरफेस फ्लैट थी तो टेंजेंट आपको ऐसे बनते हुए दिख रहे थे, बट अगर सरफेस ऐसी हो जाए, जैसे कि ये मेरा फोर्स था, अभी ऐसा है, बट अगर सरफेस ही मेरी कर्व हो जाए तो क्या फोर्स भी, टेंजेंट फिर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर मैं यहां पर वो ही टेंजेंट बनाना चाहूं तो क्या वो फोर्स ऐसा लग रहा होगा सरफेस टेंशन का, टेंजेंट, और इधर एक टेंजेंट बनाऊंगा तो वो फोर्स ऐसा होगा सरफेस टेंशन का। इमेजिन हुआ, ये सब मैं इमेजिन करवाने के लिए करवा रहा हूं, तो इमेजिन करोगे तो हो पाएगा। तो जो अगर ये सरफेस फ्लैट होती, ऐसी कुछ होती, तो सरफेस टेंशन का फोर्स ऐसा लगता, पर अगर सरफेस ही कर्व हो गई तो फिर सरफेस टेंशन का फोर्स, टेंजेंट तो बनाना है तो वो टेंजेंट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर? प्रीत, रेनी, ईशानी, उदय, देव, ऑलराइट। अब देखो, ये अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट था तो क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी वही एंगल होगा। मैंने अभी आपको बताया कि भाई ये मेरा एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है, तो ये अगर सरफेस टेंशन वाला फोर्स था तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा। तो ये थी मेरी फोर्स को मैंने रिप्रेजेंट किया। मैंने बोला था सरफेस टेंशन को आप एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो मैंने वो लिख के रखना। अगर आप भूल जाओगे कि एस क्या था तो बाजू में लिख देना, एस इज नथिंग बट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन या सरफेस टेंशन, और ये है थीटा। अब अगर आपने चैप्टर 4 ढंग से पढ़ा है तो जब भी आपको कोई फोर्स एक एंगल पे दिखती है तो आपके दिमाग में आपकी इच्छा एक चीज की तो होती है, इसके टुकड़े कर दो, कंपोनेंट्स। कि भाई ऐसी टेढ़ी मेढ़ी फोर्सेस हमें फिजिक्स में पसंद ही नहीं है, क्योंकि हमको सिर्फ एक्स वाई जेड एक्सिस में खेलना पसंद है। तो हम क्या करते हैं, कोई भी रैंडम फोर्स एट एन एंगल आती है तो उसका एक कंपोनेंट कर देते हैं एक्स के अलोंग और एक कंपोनेंट कर देते हैं वाई के अलोंग। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन के कर दूंगा दो कंपोनेंट, एक हो जाएगा ये और एक हो जाएगा ये। अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा एस कॉस थीटा और ये हो जाएगा एस साइन थीटा। आई होप सबको पता है मैंने कॉस और साइन किस बेसिस पे लिखा हुआ है। और सिमिलरली ये वाले फोर्स का ये वाला ऊपर वाला कंपोनेंट सेम एस कॉस थीटा और ये वाला एस साइन थीटा। अब मेरी क्या मजबूरी ये है कि मैं आपको ये डायग्राम 2D में ही दिखा सकता हूं, बट क्या ये सिर्फ दो ही कंपोनेंट्स होंगे? नो। देखो यहां पर अगर मैं इसकी बात करूं तो ये सरफेस टेंशन का जो फोर्स है एस, वो ऐसे अलग अलग एंगल पे साइड में होगा और उसके सबके दो दो कंपोनेंट्स बनेंगे। एक होगा एस कॉस थीटा ऊपर और इधर होगा एस साइन थीटा, एस साइन थीटा, एस साइन थीटा, एस साइन थीटा। समझ आ रहा है? तो कौन से कंपोनेंट्स कैंसिल आउट हो जाया करेंगे और कौन से एड अप होंगे, ये बताओ मुझे। अगर ऐसे बहुत सारे, ये पूरा का पूरा इसका टॉप व्यू में बना रहा हूं, इधर ये टॉप व्यू है, मैं इधर बना रहा हूं इस ट्यूब का टॉप व्यू, तो ऐसे बहुत सारे एस साइन थीटा बनेंगे जो कि कैसे होंगे, ये ऐसे एस साइन थीटा, एस साइन थीटा ऐसा, और ऊपर की तरफ यहां पर वो कौन से कंपोनेंट हो गए, एस कॉस थीटा, यहां से ऊपर की तरफ आती है वो। तो कौन से कंपोनेंट्स कैंसिल आउट हो गया? धृति
सर एस साइन थीटा। क्योंकि इक्वल है, ये वाला एस साइन थीटा इसको कैंसिल आउट कर देगा, ये वाला इसको कैंसिल आउट कर देगा। चलो इसके लिए मैंने बताऊं, इमेजिन करवाने के लिए एक टाइम पास बैठा हुआ था तो चीज बना रहा था मैं। इसको देखो, तो इसको देखो, ये आपकी ट्यूब थी, तो ये जितने भी आपको ये वाले पार्ट दिख रहे हैं ये सब क्या है, एस साइन थीटा, एस साइन थीटा, एस साइन थीटा, एस साइन थीटा। तो आप दो वर्टिकल जो डायगोनली अपोजिट वाले एस साइन थीटा है वो सब कैंसिल आउट होते चले जाएंगे। सब अच्छा नहीं बना है, उस पर जज मत करना, पर इमेजिन तो हो सकता है। तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, बट इन जो ऊपर वाले हैं ये सब तो एड अप हो जाएंगे ना, ये तो सब सेम डायरेक्शन में है। तो एस कॉस थीटा ऐसे होंगे, एस साइन थीटा ऐसे होंगे, ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे सरफेस टेंशन के कंपोनेंट, और ये वाले कंपोनेंट्स गेट्स एड अप। समझ आया क्या? तो मैं वापस बताता हूं, यहाँ पे हमने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ करी। वो टेंजेंट सरफेस पे क्या बताती है, सरफेस टेंशन का डायरेक्शन, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन का डायरेक्शन। अब क्योंकि वो एक एंगल पे था तो मैंने उसके दो कंपोनेंट कर दिए। तो वो जो टेंजेंट्स हो गए वो तो सब जगह बनेंगे। जैसे ये वाला टेंजेंट है, ये इसको अब मान लो एस, तो ये एस इधर भी है, ये एस इधर भी होगा, ये एस इधर भी होगा। तो हर एस के दो कंपोनेंट होंगे, ये वाले हो जाएंगे साइन, ये वाले हो जाएंगे कॉस। साइन साइन वाले गेट्स कैंसिल आउट, कॉस कॉस वाले गेट्स एड अप। अब एक चीज बताओ, अगर सरफेस टेंशन का फोर्स नेट ऊपर की तरफ लग रहा है तो इस लिक्विड को ऊपर कौन लेके जा रहा होगा, पता लगा? अब जब उसको आपने ट्यूब के अंदर, इस कंटेनर के अंदर ट्यूब को डाला, तो मैंने बोला था लेवल ऑफ लिक्विड राइज होने लगेगा। तो क्यों हो रहा है? बिकॉज सरफेस टेंशन का नेट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है जो उसको ऊपर लेके जा रहा होगा, और एट द सेम टाइम ग्रेविटी उसको नीचे लेके आना चाहती है। जिस पर्टिकुलर मोमेंट पे फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ग्रेविटी के बराबर हो जाएगा, लिक्विड का लेवल राइज होना बंद हो जाएगा, और उस हाइट को हम यहां पर फॉर्मूला वाइज निकालना चाहते हैं। तो ये हमारा वो हाइट होगा जो हमको निकालना है। क्लियर है? करूं डेरिवेशन? इमेजिन हो गया जो भी बकवास मैंने की सब कुछ? ऑलराइट, ऑलराइट। अब सबसे पहले मैं लिखता हूं ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है सरफेस टेंशन का। तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इन अपवर्ड डायरेक्शन, नेट लगा देना। नेट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इन अपवर्ड डायरेक्शन, कौन बताएगा मुझे नेट फोर्स ऊपर की तरफ कितना लग रहा है? ध्यान से सोच के बताना, 50% गलत बोलने वाले। तो अभी सोचने से पहले, यस वेदांत, नेट फोर्स लग कितना रहा है ऊपर? मैंने तो कंपोनेंट वाइज बता दिया, नेट तुम्हें बताना है। एस एन कॉस थीटा। एस एन, एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है तू? नंबर ऑफ फोर्सेस शायद। तू बात तो सही कर रहा है, वो पर उसको एन से रिप्रेजेंट नहीं करूंगा मैं। देखो तूने बात सही की है, एक कंपोनेंट एस कॉस थीटा है, बट हमें क्या पता कितने सारे एस कॉस थीटा ऊपर होंगे। ये सब एस कॉस थीटा ही थे। पर मुझे पता है कि अगर ये सर्कल है तो सर्कल की लेंथ क्या होती है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई। अगर मैं, हाँ 2 पाई आर। तो अगर मुझे पूरी लेंथ पता है और उस लेंथ पे एक कंपोनेंट का वैल्यू पता है, तो अगर पूरी लेंथ से इस कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सब कंपोनेंट जो थे वो मिल जाएंगे मुझे ऊपर की तरफ। यस सर। तो मैं वापस से बताता हूं जिसको नहीं समझ आया। सपोज करो यहाँ पे ऊपर की तरफ कितने कंपोनेंट्स है, 50 फॉर एग्जांपल 50। पर मुझे नहीं पता है 50 है, मुझे पता है कि एक कंपोनेंट ऊपर, और सब इक्वल है, ऐसा नहीं है एस कॉस थीटा एस कॉस थीटा एस कॉस थीटा। तो अगर एक की वैल्यू होती एस तो टोटल फोर्स कितनी हो जाती, 50 इंटू एस। अगर 50 कंपोनेंट ऊपर की तरफ और एक का वैल्यू एस है तो टोटल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इन अपवर्ड डायरेक्शन क्या हुआ, 50 इंटू एस। अब मैं बोल रहा हूं वो एक कंपोनेंट क्या है, एस कॉस थीटा,
और वो कंपोनेंट किधर है, इस पूरे सर्कल की सरकमफेरेंस पर। तो मैंने इसको क्या कर दिया 2 पाई, और रेडियस कितना कंसिडर किया था हमने इसका a, तो 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। तो दिस इज नेट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इन अपवर्ड डायरेक्शन। बोलो भाई कोई डाउट? अरे हेतवी इतना मत डांट, किसको डांट रही है? सो वापस से फोर्स ऊपर जो लग रहा है वो है एस कॉस थीटा, और ये सिर्फ एक कंपोनेंट था। टोटल निकालना हो तो किससे मल्टीप्लाई कर दो, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल से। क्लियर है सभी को? थम्स अप तो दे दो। इतना इमेजिन देखो मैंने करवा दिया तुम। ऑलराइट, अब बात आती है ग्रेविटी की, वो तो बड़ी इजी है। तो फोर्स या नेट फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, नेट फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन निकालना हो तो वो कितनी होगी, mg। अब देखो मुझे मास पसंद नहीं है, जो चैप्टर 8 अटेंड कर रहे हैं मॉर्निंग में वो जानते होंगे, मास तो हमारा उड़ ही जाता है। तो इधर उड़ेगा नहीं, बट इधर मैं कन्वर्ट कर लूंगा। क्या मास का फॉर्मूला डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकता हूं? क्योंकि होता है डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, मास को रिप्लेस कर देता हूं डेंसिटी, जो लिक्विड यहां पर है, इंटू वॉल्यूम, जितना लिक्विड ऊपर चढ़ा है यहां से उतना वॉल्यूम कंसिडर करेंगे, इंटू जी एज इट इज। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। अब बेसिकली है तो सिलेंडर ही ना, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता क्या है, पायर स्क्वायर एच, यही पढ़ा है, एरिया इंटू हाइट। अगर पायर स्क्वायर एच भूल चुके हो तो ये बोल सकता हूं एरिया इंटू हाइट। तो यहां का एरिया क्या होगा, पाई ए स्क्वायर, क्योंकि रेडियस ए है। हाइट कितनी, हाइट ऊपर ये लिक्विड राइज हुआ है एच, और बाकी जी एज इट इज। तो ये मैंने कन्वर्ट करके लिख दिया मेरे वॉल्यूम को एरिया इनटू हाइट में, डेंसिटी एज इट इज, जी एज इट इज। किसी को डाउट इसमें? इसको मान लेते चलो इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। मेरी स्क्रीन अगर कट हो रही हो तो मैं और छोटी कर सकता हूँ, मतलब हाँ ठीक है, नाउ इट्स परफेक्ट। डन यहां तक? नाउ एट इक्विलिब्रियम, सभी को ये वर्ड अच्छा ही लगेगा अब, क्योंकि बहुत टाइम से पढ़ रखा है। एट इक्विलिब्रियम जो नेट फोर्स होता है वो जीरो हो जाता है। तो मैं बोल सकता हूं ना, एट इक्विलिब्रियम फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इन अपवर्ड डायरेक्शन एस कॉस थीटा इंटू 2 पाई मस्ट बी इक्वल्स टू फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और वो क्या है, रो पाई ए स्क्वायर एच इंटू जी। बस भाई डेरिवेशन खत्म। अब एच को सब्जेक्ट बना दो, जो काट रहा है, जो कट रहा है काटो, और एच को सब्जेक्ट बना दो, आ गया आंसर। मैं भी कटिंग करना स्टार्ट करता हूं। चलो, एक ए से एक ए कैंसिल आउट, मुझे पाई भी दिख रहा है तो पाई से पाई भी उड़ा देते हैं, और कुछ नहीं दिख रहा। तो LHS में बचा 2 टाइम्स एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, एच को इधर छोड़ के बाकी सबको भेज रहा हूं नीचे, रो ए जी। ये आपका एच का फॉर्मूला आ गया। खत्म। पाई से पाई कैंसिल, एक ए से एक ए कैंसिल, बाकी सब मैंने सिर्फ शिफ्टिंग किया और कुछ नहीं किया। और इस फॉर्मूले को बोलते हैं एसेंट फॉर्मूला। कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, डिराइव एसेंट फॉर्मूला, और आधे सर खुजालते रह जाएंगे, ओ माय गॉड ये क्या है, कभी पढ़ा ही नहीं था।
तो एसेंट फॉर्मूला इज नथिंग बट कैपिलरी राइज वाला ही डेरिवेशन है। तो ये मैंने आपका कैपिलरी राइज करवा दिया। अब नोट्स वाला देखना, तो मैं जो कहना चाह रहा था वो समझ आएगा कि वो और इसमें कितना डिफरेंस है। वो एक और मेथड है, सेम चीज करने का दूसरा मेथड है, पर मुझे लगता है वो अगेन कंफ्यूजिंग है, मुझे नहीं पसंद था तो मैं नहीं करता था, तो ना करवाता हूं। सिंपल। सो कंसिडरेशंस नोट से लिख सकते हो आप, और उसके बाद दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, दिस इज योर सेकंड स्टेप, एट इक्विलिब्रियम दोनों को इक्वेट करो। ये समझाना था इसलिए मैंने टाइम लिया, लिखते वक्त 2 मिनट से ज्यादा का टाइम लगेगा नहीं, जो भी टाइम लगेगा डायग्राम का लगेगा, डायग्राम अच्छा होना चाहिए। और कंसिडरेशन में ये लिख के आना कि भाई सब एस साइन थीटा अपोजिट होने की वजह से, डायगोनली अपोजिट होने की वजह से कैंसिल आउट हो गए, और उस वक्त मेरा ये आर्ट इमेजिन कर लेना। ओके चलो, सो इस पर्टिकुलर सेशन का लास्ट डेरिवेशन करवा देता हूं, एक्सेस प्रेशर वाला, एंड देन समाप्त सेशन। किसी को कोई डाउट है अभी तक? ऑल राइट, वेदांत नहीं पूछेंगे, वो डेफिनेशन नहीं, वो फॉर्मूला है। नहीं तो यही बता के आ जाना, कैपिलरी राइज के वक्त जो हाइट लेवल आता है, हाइट राइज होती है, वही एसेंट फॉर्मूला होता है। चलिए, अब मैं पॉइंट नंबर करवा रहा हूं 8, इस पे भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक करो। नोट्स का पॉइंट नंबर 8 है और हेडिंग है एक्सेस प्रेशर inside a liquid drop। पुराने जितने भी चैप्टर्स है उसको रिवाइज करते रहो, अभी भी बोल रहा हूं एक साथ नहीं होगा। तो जिस जिस चैप्टर में आपको लगता है आपका कॉन्फिडेंस कम है, उनको अवॉइड करने से अच्छा है फेस करो अभी हाल, तो 2-3 बार रिवाइज कर पाओगे। अवॉइड करने से अभी हाल तो बच जाओगे, बाद में नहीं बच पाओगे। तो प्लीज उस चीज पे फोकस करो थोड़ा, और अगर कोई डाउट आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, डिस्कस करो, बट अगेन अवॉइड करना इज नॉट एन सोल्यूशन। सो नेक्स्ट डेरिवेशन, अब इसको समझने से पहले इसके कंसेप्ट को समझो क्या है। नॉर्मल लिक्विड ड्रॉप की बात हो रही है। अब लिक्विड ड्रॉप को अगर मैं बनाऊं, चलो ये हमारी लिक्विड ड्रॉप हो गई, जिसका रेडियस इनिशियली है r। आप जो लिक्विड ड्रॉप को, या मैं जो लिक्विड ड्रॉप को देख रहा होता हूं, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में दिखती है हमें। मतलब ना तो बाहर की तरफ जा रही होती, ना ही वो अंदर की तरफ आ रही होती है। बट मैं इक्विलिब्रियम से पहले की बात करूंगा कि ये वहां पर पहुंची कैसे होगी। हम सभी को पता है कि सरफेस टेंशन लिक्विड की फ्री सरफेस की प्रॉपर्टी होती है, और ये पूरी की पूरी फ्री सरफेस ही है लिक्विड की। तो इस फ्री सरफेस की प्रॉपर्टी करना क्या चाहती है? सरफेस एरिया को मिनिमाइज, रिड्यूस। ड्यू टू सरफेस टेंशन ये फ्री सरफेस क्या करती है? अपने आप को छोटा बनाना चाहती है। तो सरफेस टेंशन पूरी जोर लगाएगा कि इसका एरिया कम से कम हो, कम से कम हो, कम से कम हो। बट प्रॉब्लम क्या है, अगर सरफेस टेंशन की चली तो वो तो गायब कर देगा इसको, क्योंकि उसका बस चला, उसको तो छोटे से छोटा बनाना है, बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, पता लगा ड्रॉप ही गायब हो गई। पर ऐसा होता तो नहीं है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि जब सरफेस टेंशन इसके सरफेस एरिया को छोटा कर रहा होता है, तो अंदर ये कोई हवा थोड़ी ना, अंदर भी तो पानी है पूरा। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब अंदर वाला जो प्रेशर है उसको मैं पीआई लिख रहा हूं, और बाहर वाला जो प्रेशर पीओ, पीआई पीओ से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये इसको दबा रहा है दबा रहा है दबा रहा है दबा रहा है दबा रहा है। एक टाइम के बाद इनसाइड प्रेशर जो होगा वो आउटसाइड प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा। अब ये इनसाइड प्रेशर अगर ज्यादा हो गया तो ये क्या करेगा? ये दबने नहीं देगा, ये तो बाहर की तरफ फोर्स लगाने लग जाएगा। आपको याद है ट्रेन वाला सिनेरियो चैप्टर 10 में, जब भी प्रेशर डिफरेंस होता है तो आप पर एक फोर्स लगता है,
फ्रॉम हाई प्रेशराइज्ड रीजन टू लो प्रेशराइज्ड रीजन। तो अगर अंदर का प्रेशर ज्यादा हो गया बाहर के प्रेशर से, तो बाहर की तरफ भी एक फोर्स लगने लग जाएगा इस तरफ। तो अंदर की तरफ सरफेस टेंशन फोर्स लगा रही है जो उसको कम करना चाहती है, बाहर की तरफ ये प्रेशर डिफरेंस फोर्स लगा रहा है जो उसको बढ़ाना चाहता है। और अल्टीमेटली जब दोनों के बीच में बैलेंस आ जाता है, इक्विलिब्रियम आता है, तो आपको एक ड्रॉप दिखने लगती है, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। तो इस डेरिवेशन में हमको करना क्या है, ये एक्सेस प्रेशर निकालना है कि भाई अगर अंदर का प्रेशर ज्यादा है और बाहर का प्रेशर कम है, तो व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस, ये डिराइव करना है मुझे। पीआई माइनस पीओ, एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला क्या आता है, 2 इंटू इस लिक्विड सरफेस का सरफेस टेंशन बाय आर, ये फॉर्मूला आएगा एक्सेस प्रेशर का। तो ये मुझे डिराइव करना है इसमें। तो वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं कहानी पूरी। दो टीम्स है, एक है टीम सरफेस टेंशन और दूसरी है टीम प्रेशर डिफरेंस। सरफेस टेंशन चाहता है कि इस लिक्विड के इस सरफेस का एरिया कम से कम किया जाए, तो वो अंदर की तरफ फोर्स लगाता है, वर्क करता है अंदर की तरफ। फोर्स लग रहा है तो वर्क डन होगा, तो ये अंदर की तरफ वर्क करके उसको छोटा करता है। बट ये प्रोसेस होते वक्त एक लिमिट ऐसे आती है जब अंदर का प्रेशर बाहर से ज्यादा हो जाता है। तो अंदर का प्रेशर ज्यादा, बाहर का प्रेशर कम, तो ये जो टीम प्रेशर डिफरेंस है ये क्या करती है, बाहर की तरफ वर्क करना स्टार्ट करती है, बाहर की तरफ फोर्स लगाना स्टार्ट करती है। और जब दोनों वर्क डन का वैल्यू इक्वल हो जाता है, अपोजिट तो है ही, तब ये ड्रॉप इक्विलिब्रियम में आ जाती है और हम उसको देख पाते हैं नॉर्मल सिनेरियो में। क्लियर है? यस यश, जल्दी से देख ले भाई, लास्ट डेरिवेशन ये ले, स्क्रीनशॉट ले और फटाफट खत्म कर। चल 1 2 3 4 5 खत्म। ऑलराइट, करे स्टार्ट। मतलब मुझे दो वर्क डन चाहिए रहेंगे, एक ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, एक ड्यू टू सरफेस टेंशन। जैसे ही दोनों वर्क मिले मैं इक्वेट करके ये फॉर्मूला डिराइव कर दूंगा। तो दीज आर द पिविटल पॉइंट्स ऑफ दिस डेरिवेशन। याद कैसे रखे, ये याद रखने का तरीका है। जब भी आपको ये डेरिवेशन आएगा आपको याद आना चाहिए दो वर्क कैलकुलेट करने हैं। कौन से वर्क? फर्स्ट वर्क इज ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, अंदर का प्रेशर बाहर से ज्यादा है तो वो बाहर की तरफ कुछ वर्क करेगा, ये प्रेशर डिफरेंस। एक सरफेस टेंशन अंदर की तरफ कर रहा होगा। अगर ये दोनों वर्क डन कैलकुलेट कर लिए, इक्वेट करो, आंसर आ जाएगा, डेरिवेशन खत्म, ओवर। तो these are the pivotal points which you have to remember। अगर आपको डेरिवेशन याद रखना है, हमेशा डेरिवेशन को ऐसे ही याद रखा जाता है। बोलिए मोक्ष। सर जो अभी आपने राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब का जो डेरिवेशन करा है सर, उसमें इनसाइड एंड आउटसाइड प्रेशर के टर्म्स में सर डिराइव किया। हाँ मुझे पता है, नोट्स की बात कर रहा है ना तू? हाँ हाँ सर, हाँ पता है, इसलिए तो मैंने हटा दिया वो, क्योंकि वो वाला पार्ट अगर तू इनसाइड आउटसाइड प्रेशर से करेगा तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें। कर सकते, बट अगर दूसरा इजी मेथड है तो क्यों ऑप्ट ना करें। तो सर मतलब एग्जाम में दोनों यूज कर सकते हैं? हाँ चल सकता है, चल सकता है, बहुत सारे स्कूल में करवाते ही वो दूसरा वाला है। ओके सर, दोनों चलते, जब तक आपने अपने डायग्राम को अच्छे से बनाया है, कंसिडरेशन लिखे है और अच्छे से उसको रिप्रेजेंट किया, तब तक नंबर नहीं कटता है कभी भी। ये है कि sir. 2 लाइन में खत्म कर दोगे तो वो डेरिवेशन नहीं है, वो तो आपने बस घास काटी है। ओके सर। ऑलराइट, सो चलिए अब मैं चलता हूं इस डेरिवेशन की ओर। पहला वर्क डन जो था, कंसिडरेशन तो पूरे वही हो जाएंगे। एक लिक्विड ड्रॉप कंसीडर किए, कंसीडर लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस r एंड सरफेस टेंशन t। ड्यू टू सरफेस टेंशन द मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस of the film experience the net force in inward direction normal to the surface। जो मैंने आपको बताया कि सरफेस टेंशन की वजह से ये अंदर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करने लग जाएंगे, बट ड्यू टू एक्सेस प्रेशर एक वर्क बाहर की तरफ हो रहा हो। तो मैं डायरेक्टली वर्क से बता रहा हूं आपको, द वर्क डन बाय एक्सेस प्रेशर in displacing the surface। अब देखो,
अगर ये प्रेशर डिफरेंस बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा, अंदर का प्रेशर ज्यादा बाहर का प्रेशर कम, तो एक फोर्स लगेगा प्रेशर डिफरेंस की वजह से बाहर, तो थोड़ा बहुत लिक्विड ड्रॉप का रेडियस बड़ा होगा। जो लिक्विड ड्रॉप अंदर थी वो इस वर्क की वजह से थोड़ी बाहर आई होगी। तो मान लेते हैं कि इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो बाहर की तरफ फोर्स लगा उससे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, बाहर डेल्टा आर, बाहर की तरफ डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो फिर फॉर्मूला ऑफ वर्क डन क्या बन जाएगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया। अगर प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया तो फोर्स क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया। ये पहले भी 10 चैप्टर में डिस्कस कर चुका हूं मैं आगे। तो मैंने फोर्स की जगह क्या लिख दिया, प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डेल्टा बाहर की तरफ। तो फोर्स इज प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया। हेतु ये पता लगा, फोर्स इज प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया। तो फोर्स को रिप्लेस कर दिया डेल्टा पी इंटू ए ने, और डिस्प्लेसमेंट इसका बाहर की तरफ कितना हुआ, डेल्टा आर। ठीक है, ये पहले वर्क की मैं बात कर रहा हूं, किसी को इसमें डाउट है पूछ लो, मैं यही रुक जाता हूं। ओके डन। चलो फिर, अगर ये स्फीयर है तो इसका एरिया क्या होगा, कोई तो बता दो। इस डेल्टा पी का, तो डेल्टा पी एज इट इज लिख दूंगा, डेल्टा आर की जगह डेल्टा आर एज इट इज लिख दूंगा, बट यहां पे क्या लिखूं, एरिया की जगह पर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। दृष्टि चेक कर वापस से। वेरी गुड ईशानी, जो तूने बोला वो क्या एरिया होता है या वॉल्यूम होता है? यस गुड, 4 पाई आर स्क्वायर। एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। देखो ये मेरे साथ भी होता था, मुझे क्या स्फीयर का वॉल्यूम ही याद रह जाता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो क्या वो एरिया, दिमाग में एरिया होता, लिख देता हूं मैं 4/3 पाई आर क्यूब। क्योंकि मैं कर देता था तो मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत कम यूज होता है। 12th में यूज होगा डेरिवेशंस में, पर अभी तक तो आपने अभी तक सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर यूज नहीं किया कहीं पर, इसलिए मैंने बता दिया डेल्टा पी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर। ये पहला वर्क आ गया, तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ये कौन सा वर्क आया, जो इस प्रेशर डिफरेंस ने बाहर की तरफ किया। अब दूसरा वर्क निकालेंगे, जो सरफेस टेंशन ने अंदर की तरफ किया होगा। अब वो घड़ी आ गई है जब मुझे आपसे पूछना रहेगा वही फॉर्मूला जो मैंने लास्ट क्लास में वर्क डन ड्यू टू सरफेस टेंशन का आपको लिखवाया था। तो मैंने इसलिए बार बार आज स्टार्टिंग में भी आपको रिकॉल करवा दिया था कि भाई ना, याद तो करना पड़ेगा। नाउ वी ऑल्सो नो दैट वर्क डन ड्यू टू सरफेस टेंशन, कितना फॉर्मूला था, कौन सा फॉर्मूला था, क्या था, आज स्टार्टिंग में बताया था। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला ड्यू टू वर्क डन। यस संजना। Surface tension into increase in surface area. Yes, surface tension into increase in surface area। तो सरफेस टेंशन को हम S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब साला ये इंक्रीज इन सरफेस एरिया को अभी हाल में डेल्टा ए से रिप्रेजेंट कर देता हूं, पर लेकर तो आना पड़ेगा ना, कितना हुआ सरफेस एरिया में इंक्रीमेंट। कोई मुझे बताएगा इंक्रीज इन सरफेस एरिया कैसे निकालूं? कैसे, प्लीज हेल्प मी, जो समझ आ रहा है बताओ, बट कैसे निकालूं? इंक्रीज इन सरफेस एरिया इज नथिंग बट चेंज इन सरफेस एरिया। अब चेंज कैसे निकालते हैं, बचपन से सिखाया चेंज निकालने का तरीका। चेंज बोलते तो एंड्रेस आ गए, फटाक से आए। यस दृष्टि। सर बिग बड़ा सर्कल माइनस स्मॉल स्फीयर का मतलब एरिया।
फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल सरफेस एरिया, हाँ ये होता है चेंज निकालने का। तो चलो मैं इधर ही कर देता हूं, तो भाई प्रॉब्लम ही ना आए किसी को अलग से निकालने का, कि भाई सरफेस टेंशन एज इट इज, और ये क्या हो जाएगा, फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल सरफेस एरिया। अब फाइनल कितना होगा, तो भाई सरफेस एरिया फाइनल की बात करूं तो हो जाएगा 4 पाई। फाइनली बड़ा सर्कल जो भाई दृष्टि ने बोला उसका रेडियस क्या है, r प्लस डेल्टा आर होल स्क्वायर। तो ये तो मेरा हो गया फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल सरफेस एरिया कितना था, रेडियस r था, 4 पाई r स्क्वायर। बोलो भाई इस जगह पे इस इक्वेशन में किसी को कोई भी डाउट, मैंने क्या करा, फाइनल सरफेस एरिया कुछ मैंने गलत कर दिया तो मुझे बताते रहना। हाँ, मैं भी गलत कर सकता हूँ, करता हूँ, वो आपकी ड्यूटी है मुझे बताने का, इस बहाने जागते रहोगे। ऑलराइट, सो सरफेस टेंशन इनटू फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल सरफेस एरिया। अब आप सभी की ड्यूटी एक बनती है मेरे लिए हेल्प करने की मैथ्स में, इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करो और फाइनली क्या आ रहा है वो बताओ मुझे। ब्रैकेट को सॉल्व करो एंड फाइनली बताओ आ क्या रहा है। यस उदय, सर आंसर बोलना था। तू ये मत बोल देना सर 2s/r लेके आ गया मैं। नहीं नहीं सर, ब्रैकेट सॉल्व करने का है ना वो। हाँ चल बता 8 पाई r डेल्टा r। ये ऐसे कैसे लाए 8 पाई r डेल्टा, कुछ चीजें तो और भी बचेगी। नहीं सर, इतना ही आ रहा है। इतना ही आ रहा है, चलो बाकी सबका देख लेते हैं। भाई उदय ने तो अपना आंसर बता दिया फाइनल, 8 पाई r डेल्टा r विच इज करेक्ट, बट कुछ और मेरे को लगा कि बच सकता है तो बता दो, अदरवाइज तो मैं लिख दूंगा 8 पाई r डेल्टा। आया क्या वेदांत, यही आया? हाँ, उसमें s ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है। ओके चलो भाई, भाई उदय ने तो सही बोला, उदय को मैं डरा रहा था। 8 पाई r डेल्टा, चलो जिसका नहीं आ रहा वो मेरे साथ देख लो, मैं भी बता देता हूँ कैसे किया तो आपको कहीं दिक्कत ही ना हो। s इंटू 4 पाई, अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2r डेल्टा r। ये तो मेरा ब्रैकेट आ गया, माइनस छोटा वाला ब्रैकेट था 4 पाई r स्क्वायर। इतना तो सबने किया होगा, मैंने ब्रैकेट को ओपन कर दिया। अब s एज इट इज 4 पाई का मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं तो 4 पाई r स्क्वायर प्लस 4 पाई डेल्टा आर स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 8 पाई आर डेल्टा आर। ये तो मेरा ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करने पर आया, माइनस यहां पे ऑलरेडी 4 पाई आर स्क्वायर था। ठीक है, अब सबसे पहली चीज ये तो कैंसिल आउट, 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। अब इन्होंने मुझे क्या आंसर दिया, 8 पाई आर डेल्टा आर, ये आंसर दिया। तो इसका क्या हुआ, ये जो भाई साहब इधर बैठे हुए इसका क्या हुआ होगा, ये कोई आंसर देगा? और उदय देगा, कोई क्यों देगा, उदय लाया आंसर, उदय बताएगा। यस उदय। जी सर। इसका क्या किया तूने? सर इसका तो कुछ नहीं, तुक्का से उड़ा दिया। झोल पकड़ा गया ना। बात सही है, ये समझो कि ये जो डेल्टा आर है उसको डेल्टा आर लेने के पीछे का रीजन था, डेल्टा मतलब स्मॉल चेंज, ये इतना छोटा है। अगर कोई चीज 0.1 है लेट से और उसका स्क्वायर करूं तो आंसर क्या आता है 0.01, और छोटा हो गया। और ऐसी छोटी चीज को अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 5 भी करूंगा तो आंसर अगेन छोटा आएगा, बहुत छोटा होता है, 0 से कम आंसर आएगा। तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ये इतना छोटा वैल्यू होगा कि इसको मैं नेग्लेक्ट ही कर सकता हूं कि मैं ऐड करूं या नहीं करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। डेल्टा आर इज वेरी वेरी स्मॉल, समझ में आया?
तो ये अप्रोक्सीमेटली 0 के इक्वली मान लूंगा, तो फिर क्या बचेगा, S इंटू 8 pi r delta r. This is your final formula of work done, equation number 2. देखो मैंने मैथ्स पूरा कर दिया आपके लिए, नहीं तो मैं डायरेक्टली 8 pi r delta r लिख देता, आपकी बुक में तो शायद इधर उधर ऐसे ही लिखा होगा। अब भाई डेरिवेशन हो चुका है खत्म, अब तो मेरे को फॉर्मेलिटी करनी है। कर दूं क्या फॉर्मेलिटी? कर दे पक्का? ओके सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर 1 और 2 को देखो तो दो वर्क डन मिल चुके हैं, दोनों की वैल्यू इक्वल एंड अपोजिट होगी, मतलब बेसिकली दोनों ही वर्क डन है और इक्विलिब्रियम में बराबर हो जाएंगे। तो फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन राइट डेल्टा पी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर इज इक्वल टू ये पूरा टर्म एस इंटू 8 पाई आर डेल्टा आर। जो भी चीज कैंसिल आउट हो रही है सबको कैंसिल आउट कर दो और डेल्टा पी को सब्जेक्ट बनाओ, क्योंकि डेल्टा पी निकालना था हमको, भूलना मत एक्सेस प्रेशर ही निकालना है। तो भाई मैं मेरा कैंसिल आउट करता हूं, आपको आपका कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो मेरा देख लेना। डेल्टा आर से डेल्टा आर उड़ गया, इधर आर स्क्वायर था इधर आर था, तो ये स्क्वायर हटा देता हूं और इस आर को हटा देता हूं। इधर पाए था इधर भी पाए है, ठीक है। ये 4 है, 4 2 जा 8, 4 टाइम, ठीक है। सो RHS में क्या बचा, 2 इंटू एस, और LHS में क्या बचा, एक R बचा हुआ है, बाकी सब तो कैंसिल आउट हो गया है, उसको नीचे शिफ्ट कर दिया। आगे आंसर, दिस इज एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला, 2 इंटू सरफेस टेंशन बाय R, और इसको ऐसे लिखना PI माइनस PO, क्योंकि बहुत बार कभी कभी इनसाइड या आउटसाइड प्रेशर निकालने को आता है तो भूल जाते हैं निकालना कैसे, तो भाई डेल्टा P को PI माइनस PO लिखते हैं। तो अगर आपको PO दे दिया जाए, 2S बाय R आपको पता है, तो PI भी निकाला जा सकता है। तो ये फाइनल फॉर्मूला आपका आ गया एक्सेस प्रेशर का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हश, एक चैप्टर और खत्म। इस 10.5 सेशन का जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है बड़ा इजी है, सब न्यूमेरिकल सॉल्व भी है सॉल्व एग्जांपल में, पर स्टिल मैंने एक वीडियो लेक्चर बनवाया है सिद्धनाथ सर से, सो दैट आपको पता लगे, जो टीचर बोलेगा तो बोलते वक्त ज्यादा अच्छा लग रहा होता है, तो वो आपको मोस्ट प्रोबेबली बाय टुनाइट आ जाएगा। तो गूगल क्लासरूम से वो देख के रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक वेरिएशन और आता है, पहले तो आप ये वाला डाइजेस्ट कर लो। इस पेज में किसी को कोई डाउट, ये भाई स्टार्ट किया था मैंने, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। ये था मेरा पेज नंबर 1, और इसके बाद ये था पेज नंबर 2, जिसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इसलिए मैंने इसको कंटिन्यूएशन में रख दिया। तो ये जो फॉर्मूला मैंने बताया वो था लिक्विड ड्रॉप के लिए। हेतवी मुझसे क्लास के बाद मुझे व्हाट्सएप करना, मैं भिजवा दूंगा। ऐसा कर सिद्धनाथ सर को करना, उनके पास है, सिद्धनाथ सर को करना, वो भेजेंगे। ये था लिक्विड ड्रॉप के लिए। पर कभी कभी ख्याल आता है टीचर के दिमाग में कि इससे लिक्विड ड्रॉप की जगह लिक्विड बबल भी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9 छोटू सा है ना, और पॉइंट नंबर 9 जो नोट्स में है 8 और 10 के बीच में जो दिख भी नहीं रहा है, वो भी एक डेरिवेशन है। बस स्टेप्स क्योंकि सेम है इसलिए उसका फाइनल आंसर लिखा हुआ है। तो वो क्या है वो समझो। अगर ये लिक्विड ड्रॉप था तो इसके अंदर तो पूरा लिक्विड ही होगा, मेरी स्क्रीन पे देखना। तो अंदर है लिक्विड, बाहर है एयर,
तो लिक्विड एयर का एक ही इंटरफेस हुआ, एक ही बाउंड्री हो गई। ये केस होता है लिक्विड ड्रॉप में। बट लिक्विड बबल में जो आप फुलाते हो, जो हमको लास्ट क्लास में चौधरी जी ने बताया था फुग्गे फुलाने वाली मशीन, वो उसकी बात अगर मैं करूं, वहां से जो बबल फॉर्म हो रहा होता, बबल फॉर्मेशन, तो वो ऐसा नहीं दिखता है। बबल के केस में क्या होता है, दो सरफेसेस होती, बबल के अंदर तो एयर होती है ना, तो एक्चुअली बबल ऐसा कुछ होता है, अगर उसको थोड़ा बड़ा करके समझाना चाहूं तो, मतलब बाहर भी एयर, अंदर भी एयर, और बीच में लिक्विड होता है, ऐसा कुछ। अभी मैंने बहुत बड़ा लेयर बताया कि आपको पता लगे, बट वो फाइन लेयर होता है, पर होता तो है ना बीच में, अंदर एयर है, बाहर एयर है, बीच में जिसकी वो बाउंड्रीज होती है, वो क्या है, वो एक लिक्विड का ही सरफेस है, पानी का ही बबल बनाया था ना। तो अब क्योंकि यहाँ पे दो इंटरफेस आ गए, देखो एक हो गया एयर अंदर और वाटर, तो यहां पर एक इंटरफेस है, फ्री सरफेस होगी लिक्विड की यहां पर, और एक बाहर भी है फ्री सरफेस। तो क्योंकि यहां पे इधर से भी वर्क डन होगा, इधर वाले के लिए भी अंदर वर्क डन होगा, तो आपका जो इंक्रीज इन सरफेस एरिया आया था 8 पाई आर डेल्टा आर, इसको आपको इन केस ऑफ बबल 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सरफेस एरिया का इंक्रीमेंट सिर्फ इतना ही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। इन केस ऑफ बबल आपको ये सरफेस एरिया को मल्टीप्लाई बाय 2 करना होता है। अब जैसे ही आप इसे मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आपके फाइनल आंसर में भी 2 का इफेक्ट आएगा मल्टीप्लीकेशन में। तो इन केस ऑफ बबल ये प्रेशर डिफरेंस का फॉर्मूला आ जाता है फॉर बबल, फोर एस बाय आर। जो यहाँ पे 2s बाय आर था वो 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि डेरिवेशन में एक 2 और बचेगा ऊपर, अगर मैंने इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया तो सरफेस एरिया क्योंकि इधर भी बढ़ेगा और इधर भी बढ़ेगा। तो अभी इस केस में तो सिर्फ बाहर की तरफ बढ़ रहा था डेल्टा आर, तो क्या आया था 8 पाई आर डेल्टा आर, पर इधर बाहर की तरफ भी डेल्टा आर बढ़ेगा और अंदर की तरफ भी थोड़ा सा डेल्टा आर बढ़ेगा, क्योंकि इधर भी तो एयर है। तो क्योंकि दोनों साइड से बढ़ रहा है, तो फाइनल चेंज इन सरफेस एरिया को आपको मल्टीप्लाई बाय 2 करना रहेगा। इतना ही आपके नोट्स में आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो इस वाले केस को जब आप मल्टीप्लाई बाय, ये सब सेम है, सिर्फ इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, ये बोल के कि देयर आर 2 फ्री सरफेसेस, इसलिए इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, एंड फाइनल आंसर का चेंज क्या आएगा 4s बाय आर। वो फॉर्मूला वहां पे दिया होगा। अब न्यूमेरिकल में बबल हो तो 4s बाय आर यूज करना है, ये अगेन एक्सेस प्रेशर है तो ये पी आई माइनस पीओ ही रहेगा, और अगर आपका लिक्विड ड्रॉप हो तो ये 2s बाय आर यूज करना है। तो ये सब चीजें मार्क करके रखो फॉर्मूले के साथ। फॉर लिक्विड ड्रॉप यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, फॉर स्कोप बबल you need to use this formula. जितने चीजें मार्क करके रख सकते हो, नोट्स में हाईलाइट करके लिख के रखोगे, उतना ही रिवीजन में हेल्प करेगा। ठीक है यहां तक? चलो, तो यहां पे मैं चैप्टर 10 को एंड कर रहा हूं। सिर्फ वीडियो लेक्चर एक 5-6 न्यूमेरिकल का आपको मिल जाएगा। अब मैं आपको 10 मिनट के अंदर एक ग्लिम्स देता हूं कि अब 11, 12, 13 क्या है चैप्टर। पढ़ा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं चलेगा कैसे, थोड़ा टीजर पता होना चाहिए ना। सो मूवी तो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होगी, अभी हाल सिर्फ ये आइडिया लगा के रखो होगा क्या। चैप्टर नंबर 11, 12, 13 में हम 2 ही चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं, हीट एंड टेम्परेचर। हीट और टेम्परेचर के 9th 8th स्टैंडर्ड वाले डेफिनेशन सीखेंगे। पहले क्या सीखेंगे, मतलब याद करेंगे, सीखे तो हुए थे। और 11th स्टैंडर्ड में इन डेफिनेशंस का मीनिंग थोड़ा सा मतलब चेंज हो जाते हैं, थोड़े हाई लेवल वाले डेफिनेशन आते हैं, तो वो क्या होते हैं वो सब सीखेंगे। अब वो तो चैप्टर की बात में जिस दिन चैप्टर स्टार्ट करूंगा उसी दिन करता हूं, बट मैं आपको ये आइडिया देता हूँ कि चैप्टर नंबर 11 के अंदर, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि there are 3 सेशंस इन चैप्टर नंबर 11,
बट एक नहीं है, हाँ ठीक है बता देता हूँ। तो 11.1, 11.2, 11.3 तीन सेशन हुआ करते हैं चैप्टर नंबर 11 में। चैप्टर नंबर 11 का नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये पूरा सेशन इस साल भी है, ये पूरा सेशन इस दिस ईयर भी है, पर इसका सिर्फ 20% है, मतलब 2 से 3 लॉस, बाकी सब कंडक्शन, कन्वेंशन, रेडिएशन वाला पार्ट हट चुका है। आप अपने डिलीटेड रिवाइज पोर्शन भी देख सकते हो, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर आता है चैप्टर नंबर 12। 12 है थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स का फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है, बट कभी कभी कोई टीचर आपको ये बोल देता है कि चलो तुम फिजिक्स में पढ़ लेना, केमिस्ट्री में सेम ही है, केमिस्ट्री में मैं नहीं करवा रहा हूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी मत मानना। केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स जो आपने पढ़ा है अभी तक, उसमें एंट्रोपी आया होगा, एंथैल्पी आया होगा, ऐसी सब चीजें। ये वर्ड यूज भी नहीं करूंगा फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स में। होगा, बहुत सारी सिमिलैरिटी होगी, बट सब नहीं होगी। तो वहां का नॉलेज वहां भी चाहिए रहेगा और यहाँ वाला यहाँ भी चाहिए रहेगा। यहाँ पर भी मैं फर्स्ट लॉ पढ़ाऊंगा, सेकंड लॉ भी होगा, 0th लॉ भी होगा थर्मोडायनेमिक्स का, तो वो वाली चीजें इधर भी आएगी। अब 12.1 एंड 12.2 एंड 12.3 ये भी 3 सेशन हुआ करते थे। लास्ट वाला सेशन जा चुका है, रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप, वो सब वाला पार्ट चला गया है। तो बच्चा सिर्फ ये 2 जो आपने आधे से ज्यादा केमिस्ट्री में पढ़ लिया है, बट स्टिल हम पूरा पढ़ेंगे। मैं ये नहीं बोलूंगा केमिस्ट्री में पढ़ लिया तो यहाँ पे मैं नहीं करवाऊंगा, क्योंकि डेरिवेशंस तो मुझे भी करवाने हैं उसमें। तो इसमें भी 2 सेशंस ही है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा ये सब चीजें। तो आपको ये रेडी होना जरूरी है कि आपके प्रीवियस चैप्टर्स भी आप पढ़ो। हमने खत्म करवा दिए, पर खुद के भी खत्म करके रखो। तो दिन के कभी लगता है ना यार आज तो 3 घंटा फ्री हूं, तो उसमें ये प्लान बनाने के बजाय कि 3 घंटा का टाइम पास करूं, ये प्लान बनाओ कि 1 घंटा टाइम पास करके 2 घंटा में पुराना कुछ रिवाइज कर लेती हूँ या कर लेता हूँ। वो ही ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि अब एग्जाम वर्ज पर आ चुके हैं ऑलमोस्ट। तो कहीं ना कहीं आपको जब ये चैप्टर चल रहे होंगे तब इन्हीं पे फोकस हो, वो तभी पॉसिबल है जब पीछे वाले चैप्टर्स क्लियर हो आपके। फिर आएगा 13 चैप्टर, उसमें 2 ही सेशंस होते हैं, और इस सेशन के 2 टॉपिक उड़ गए। तो मतलब अब 1.5 सेशन, तो टोटल ये 2.15 सेशन के अराउंड बचा हुआ है। ये 2 सेशन ही है, और ये 1.5 सेशन, इतने ही बचे हैं। 11, 12, 13 ऐसे। तो इन पूरे 3 चैप्टर में हम हीट, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इन्हीं की बात करने वाले हैं, जो आपने केमिस्ट्री में थोड़ी ज्यादा की होती है, तो आप थोड़ा वहां से कोरिलेट कर पाओगे। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एब्सोल्यूट जीरो, गेलिशिक लॉ, वो सब। दूसरा चीज, एक चीज और दिमाग में आई थी मुझे, यार भूल गया मैं, आते आते ही चले गई। ठीक है, चैप्टर नंबर 14 एंड 15। 14 में 3 सेशंस होंगे, और तीनों के तीनों है एग्जाम में, और 15 में 4 सेशंस, एक निकल चुका है। तो इनमें से मैक्स टू मैक्स हम लोग क्लास में आपको कराने का ट्राई करेंगे, बट मैं एक्स्ट्रा क्लासेस भी रखूंगा। क्यों? अगर किसी को लगता है कि नहीं यार मैं रिस्क नहीं ले सकती, मेरी एग्जाम जल्दी आ जाएगी या एग्जाम आ ही जाएगी जल्दी, तो उन्हें एक्स्ट्रा क्लास में अटेंड कर लेना चाहिए, वो स्मार्टनेस है। बट अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं तो पीछे भी कर सकती हूँ, मेरी तो लेट है, तो मैं एक्स्ट्रा क्लास में तो हम सब करवाएंगे, मतलब सॉरी रेगुलर क्लास में हम सब करवाएंगे, जितना पॉसिबल होगा हमसे पूरा हम करवाने ही वाले। बट अगर मैं आपको कोई एक्स्ट्रा क्लास इनमें से रख रहा हूं, तो वो इसलिए रखी जाएगी क्योंकि सबके स्कूल की एग्जाम एक ही दिन चालू नहीं होने वाली है। कोई स्कूल स्मार्ट है, कोई ओवर स्मार्ट है, कोई बददिमाग है, अलग अलग तरीके से एग्जाम चालू करेंगे। कोई पहले ही स्टार्ट कर देगा, कोई सेंस नहीं है जिसका, कोई मिड फेब में स्टार्ट करेगा, कोई एंड में, कोई मार्च में स्टार्ट करेगा, कोई मिड मार्च में। आप में से कोई गुजरात बोर्ड वाला तो है नहीं तो उनकी तो जून में है, और ही अलग हटके हैं एग्जाम। तो इसलिए आपको पता है आपके स्कूल के बारे में, मैं एक्स्ट्रा में भी पढ़ाऊंगा, रेगुलर में भी पढ़ाऊंगा, मतलब हम इतनी मेहनत कर लेंगे। बट अब अगर मैं क्लास रखूं एक्स्ट्रा में और आप फ्री हो, और आपको पता है कि यार नहीं बाद में मुझे रिवाइज करना है, तो एक बार अभी सुन लूंगी, तो बाद में दूसरी बार सुनना होगा, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम आएगा। तो इस तरीके से आप अपने क्लासेस अटेंड कर सकते हो। मॉर्निंग में मैं रख रहा हूँ चैप्टर 8 की, उसी तरीके से करो। एक हफ्ते में एक ही क्लास तो दी है एक्स्ट्रा, आके अटेंड करो उसको, ठीक है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे,
अभी इस वीक हमने टेस्ट नहीं रखा, नेक्स्ट वीक भी मोस्ट प्रोबेबली मैं टेस्ट ना रखूं, बिकॉज टेस्ट में एक क्लास चला जाएगा, होगा तो कुछ ऑन आपके लिए एमसीक्यू टाइप बनवा देंगे अलग से देने के लिए, बट अभी हाल नहीं, फॉर नाउ इस पे फोकस करते हैं। बट अगेन मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, पुराना रिवाइज करते रहो, 7 चैप्टर 6 चैप्टर 5 चैप्टर, और कई दिक्कत आ रही है 4 चैप्टर, बात करो, ठीक है। ऑलराइट एवरीवन, बाय बाय।